दोस्तों, पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिलती है कि कुछ बदमाश पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने के इरादे से जा रहे हैं। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस ने उन बदमाशों की घेराबंदी करना शुरू कर दिया। जैसे घेराबंदी करते हैं, पुलिस की तरफ गोली चलती है। फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से गोली चलती है और पुलिस हावी हो जाती है। आखिरकार 4 बदमाशों को पुलिस मार गिराती है। जैसे ही 4 बदमाश मार गिराए जाते हैं, उसके बाद पुलिस से एक बयान जारी किया जाता है कि हमने 50,000 के इनामी बदमाश को इस मुठभेड़ में मार गिराया है। सब कुछ सामान्य चल रहा था। लगभग 4 महीने बीत जाते हैं और 4 महीने बीतने के बाद यह पता चलता है कि जिस बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया था वह तो जिंदा है। वह बदमाश कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देता है और जब सरेंडर करता है तो इस बात की गूंज फिर मीडिया में फैल जाती है। अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार पुलिस ने जिसका एनकाउंटर किया वह व्यक्ति अगर जिंदा है तो फिर मारा कौन गया था। मामले की जांच पड़ताल शुरू होती है। पूरे प्रदेश में हंगामा खड़ा हो जाता है और जब हंगामा शुरू हो जाता है तो उसके बाद फिर 34 पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं और साथ ही उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। मामला लगातार चलता रहता है, लेकिन जिस बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया गया था, उस पर फिर आगे चलकर बहुत सारे मुकदमे भी दर्ज होते हैं और उसको लोग बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग उसे कहते हैं कि वह रॉबिन हुड है, वो गरीबों की मदद करता है। आज कहानी उसी व्यक्ति की है जिसने एक ट्वीट करके सरकार में खलबली मचा दी। कुछ दिन के बाद पता चलता है कि उसको तो जेल हो गई है और वो लगभग 7 साल तक सलाखों के पीछे रहेगा। आज की कहानी उस जौनपुर के बाहुबली की है जिसको लोग कई अलग अलग नामों से जानते हैं, कई रूपों में पहचानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी ब्लास्टर। स्टोरी ब्लास्ट में आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर की है। कहानी शुरू होती है साल 1990 से। महर्षि विद्या मंदिर एक स्कूल होता है। वहाँ एक 10वीं का छात्र था। 10वीं के एक छात्र को पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। दरअसल इस विद्यालय के शिक्षक होते हैं गोविंद उनियाल। उनकी हत्या हो जाती है और उस 10वीं के छात्र का नाम आ जाता है। 10वीं के छात्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार पकड़ लिया। इसके बाद लगभग 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीतने के बाद एक युवक की हत्या होती है जब वो 12वीं क्लास में था। तब उस पर शक जाता है। पुलिस उसे फिर से गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद पता चलता है कि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। अब वो पुलिस की कस्टडी में बोर्ड की परीक्षाएं देने के लिए आया करता था। लगभग 3 परीक्षाएं उसने पुलिस की कस्टडी में रहकर दी, यानी कि पुलिस के सुरक्षा में रहकर दी, या ये कह सकते हैं उसने अपराधी के रूप में दी। अब पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि उसमें तो उसका कोई रोल ही नहीं था। यहाँ से 12वीं पास करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ वह रुख करता है और अब तक उसके मन में जो पुलिस को लेकर डर था, खौफ था, वह भी पूरी तरह से निकल जाता है। 2 बार 2 हत्याओं में उसका नाम शामिल जरूर हुआ, लेकिन सबूत उसके खिलाफ कुछ नहीं थे। जब लखनऊ विश्वविद्यालय में वह जाता, वहां जाने के बाद एक अभय सिंह, बबलू सिंह, दयाशंकर सिंह, इनसे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। तीनों ही ठाकुर थे, यह लड़का भी ठाकुर होता है। अब इसने ठाकुरवाद शुरू कर देता है, यानी कि ठाकुरों की जीत के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए वह हर संभव कोशिश करता है, या कहिए कि प्रयास करता है। चारों की जब दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है, तभी इन्होंने सोचा कि क्यों ना छात्र राजनीति में हाथ आजमाया जाए। अब छात्र राजनीति में हाथ आजमाया, जो भी इनके सामने इनका मुकाबला करने की कोशिश करता था उसे मुंह की खानी पड़ती थी और कई बार उनके साथ कुछ घटनाएं भी हो जाया करती थी। इस तरह का आरोप भी लगता था। हबीबुल्लाह हॉस्टल के अंदर कभी कहीं चाकूबाजी हो जाए या किसी के साथ मारपीट हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो, तो आरोप लगता था धनंजय सिंह का, यह काम धनंजय सिंह के गुट ने किया है। उसी पर आरोप लगता था। पुलिस उसकी तलाश करती थी, लेकिन जब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता था तो पुलिस उसे छोड़ दिया करती थी। इसी तरह से इन चारों लड़कों ने मिलकर, जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, एक प्लान बनाया, क्यों ना कि ठेकेदारी में हिस्सा लिया जाए या हाथ आजमाया जाए। अब ठेकेदारी की तरफ इन्होंने हाथ आजमाना शुरू कर दिया। वहाँ रेलवे के ठेकों में बड़े बड़े, चाहे वो स्क्रैप का ठेका हो, कई तरह के ठेके होते थे, उसमें इन्होंने हाथ आजमाना शुरू कर दिया। अपने ही साथियों को इन्होंने ठेका दिलवाना शुरू कर दिया और उनसे वो रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया। अब किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इनके खिलाफ चला जाए, या यूं कहिए कि इन्हें मना कर सके कि तुम रंगदारी ना लो। लेकिन सरकारी विभाग में पीडब्ल्यूडी का एक इंजीनियर होता है। उस इंजीनियर का नाम होता है गोपाल शरण श्रीवास्तव। वह खुद को, यानी कि अपने आप को कहता था
कि मैं सरकारी गुंडा हूँ और किसी की ताकत, किसी की हिम्मत नहीं है जो उससे जाकर रंगदारी मांग सके या वसूल कर सके। ऐसे ही चल रहा था। मामला साल 1997 का है। यह अपनी उस बाइक पर सवार होकर दो लड़के जो होते हैं वह गोलियां चलाते हुए और इस इंजीनियर को मौत के घाट उतार देते हैं। जैसे ही ये इंजीनियर मारा जाता है तो पता चलता है कि इस हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि धनंजय सिंह ने अंजाम दिलवाया है। धनंजय सिंह का नाम हो जाता है और धनंजय सिंह फरार हो जाता है। तभी पुलिस उस पर इनाम घोषित कर देती है। अब धनंजय सिंह की तलाश लगातार चल रही थी। तभी भदोही जिले की पुलिस को यह सूचना मिलती है कि मिर्जापुर बॉर्डर के पास जो पेट्रोल पंप है उस पेट्रोल पंप को लूट करके 4 बदमाश भाग रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी की और मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश इसमें मारे जाते हैं। पुलिस ऐसा कुछ दावा करती है कि जब बदमाश मारे जाते हैं उसकी सूचना भी दी जाती है कि ये बदमाश है, लेकिन इसी बदमाशों में एक बदमाश का नाम लिया जाता है कि यह धनंजय सिंह है जो इनामी बदमाश भी है, जिस पर पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर होते हैं उनकी हत्या का आरोप भी है। इसी बीच में 4 लाशों में से जो एक लाश का दावा करता है, एक व्यक्ति कहता है कि यह मेरा भतीजा है जिसका नाम ओम प्रकाश यादव है। अब जैसे ही यह बात विपक्ष को पता चलती है, विपक्ष में उन दिनों मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, उन्होंने एक बार को हंगामा खड़ा कर दिया कि ये जो सरकार है यह हमारे लोगों को मार रही है, इस तरह से नुकसान पहुंचा रही है। मानवाधिकार आयोग भी इसमें आता है और मामले में पूरे प्रदेश में हंगामा खड़ा हो जाता है। धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। आखिरकार पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चलता है, लेकिन मुकदमा चलने के बाद पता चलता है कि उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। हालांकि लंबे समय तक यह मुकदमा चलता है, इसलिए कई पुलिस वाले मर भी जाते हैं और कई पुलिस वाले उन्हें छोड़ना पड़ता है। अब ये जो धनंजय सिंह था, धनंजय सिंह तो फरार चल रहा था या कहीं ये फरारी काट रहा था और इसको ढूंढने की लगातार कोशिश भी की जा रही थी। अगर यह तो अपना मौका पाते ही फिर वापस अपने घर यानी कि जौनपुर की तरफ आ जाता है। इन दोनों, एक विनोद नाटे था, वो बड़ा दबंग व्यक्ति था, बदमाश था, उसके सामने आने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन साल 2001 में रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। वो मारा जाता है। अचानक से उसकी मौत होना था और धनंजय सिंह ने बताते हैं कि इसी बात का फायदा उठाया। इसके बाद विनोद नाटे को शहादत के रूप दिलवाने के लिए बस एक बार के लिए उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, प्रदर्शन शुरू कर दिया और पूरे इलाके में इस बात का शोर हो गया। विनोद नाटे की शहादत हुई है, उनको मारा गया है। इस तरह से जब धनंजय सिंह ने लगातार कोशिश की तो धनंजय सिंह का नाम अब लोगों की जुबान पर आना शुरू हो गया। धनंजय सिंह का अपना एक रुतबा भी बढ़ने लगा था और उन पर लगातार मुकदमे भी हो रहे थे। अब तक लगभग 12 से ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर हो चुके थे। ये साल था 2002। हालांकि विनोद नाटे भी चुनाव लड़ना चाहते थे और उनकी तैयार की हुई जमीन पर धनंजय सिंह ने फायदा उठाया और सन 2002 में रारी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय खड़े हो जाते हैं और निर्दलीय खड़े होते ही ये चुनाव में जीत हासिल कर लेते हैं। जैसे ही जीत हासिल करते हैं, अब इस व्यक्ति का नाम विधायक बनने के बाद पूरे प्रदेश में चरम सीमा पर लिया जाने लगा, क्योंकि यह गरीब स्तर पर लोगों की मदद किया करता था। घर घर में उसकी पहचान भी थी। हालांकि रंगदारी वसूलने के भी आरोप थे, लगातार हत्या के, लूट के, रेकी के तो कई मुकदमे इन पर दर्ज थे, लेकिन एक तरीके पर उसने अपनी एक अच्छी खासी पहचान बनाई थी। निषाद पार्टी से 2007 में टिकट मिलता है और वो विधायक बन जाता है। इस तरह से अपनी राजनीति में इनका करियर लगातार बढ़ता चला जाता है। मायावती के संपर्क में आते हैं और मायावती इन्हें अपनी पार्टी से टिकट दे देती है और साल 2009 में ये सांसद भी बन जाते हैं। यानी कि पहले 2 बार विधायक बन चुके थे, फिर यह सांसद बन जाते हैं। लेकिन इसी बीच में इनके मायावती से कुछ मनमुटाव हो जाता है और यहाँ से कुछ दूरियां बनने लगती हैं और यहीं से इनका जो करियर था राजनीति की तरफ बजाय ऊंचाई की तरफ जाने के, वो नीचे की तरफ जाने लगता है। कुछ वक्त बीत जाता है। बीतने के बाद सन 2014 आ जाता है। इन्हें किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता, इसलिए निर्दलीय ही खड़े हो जाते हैं और निर्दलीय खड़े होने के बाद ये हार जाते हैं। 2017 में ये फिर से तैयारी करते हैं विधानसभा की, वहां भी इन्हें सफलता नहीं मिलती। अगर हम इनके परिवार के बारे में बात करें तो साल 2006 की बात है। 12 दिसंबर को बिहार में एक बैंक मैनेजर होते हैं, उनकी बेटी का नाम होता है मीनू सिंह। उनसे इनकी शादी हो जाती है। शादी को 9 महीने ही बीते थे कि पता चलता है कि इनकी पत्नी का देहांत हो चुका है, वह अचानक से मर जाती है। कुछ लोगों ने कहा कि इन्होंने अपनी जीवन लीला खुद समाप्त कर ली है। उसके पीछे क्या वजह थी इसका भी पता नहीं चल पाता। हालांकि फिर कुछ समय बीतता है। 29 जून 2009 की बात है। डॉक्टर जागृति होती हैं, उनसे ये शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इनकी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। एक बेटा भी पैदा हो जाता है,
लेकिन पता चलता है कि जो इनकी पत्नी होती है उन्होंने अपनी मेड को कुछ इस तरह से पीटा था जिससे जिससे क्या उनकी मौत हो जाती है और वहीं से इनके परिवार की कुछ स्थिति बिगड़ने लगती है। साल 2017 में डॉक्टर जागृति और यह दोनों सहमति से तलाक ले लेते हैं और अपनी अपनी जिंदगी में मशरूफ हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में निब्बो ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली श्रीकला रेड्डी यह उससे साल 2017 में शादी करते हैं। इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल होती हैं। इनको भी एक बेटी पैदा हो जाती है और बताया जाता है कि फिलहाल यह जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष भी है। लेकिन इसी बीच में इनका भी मन कर रहा था कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव यानी साल 2024 में ये इलेक्शन लड़े और इलेक्शन में लोकसभा में प्रत्याशी बन खड़े हो जाएं। इसके लिए लगातार कोशिश में थे। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव चुन लिए जाते हैं और इनकी कोशिश थी क्योंकि जेडीयू का बीजेपी से गठबंधन भी था और इन्हें उम्मीद लग रही थी कि इन्हें टिकट मिल जाएगा और यह जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन इसी बीच में खबर लगती है कि इन्हें टिकट न देकर कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। जैसे ही कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो इसी बीच में इन्हें लगता है कि अब जो इनकी एक तैयारी थी चुनाव की वह बिल्कुल बेकार हो चुकी है। तब इन्हें थोड़ा अजीब लगता है और इन्होंने 2 मार्च 2024 को एक ट्वीट कर दिया और उस पर लिखा कि साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य एक लोकसभा और जीतने का है, जीतेंगे हम। कुछ इस तरह का इन्होंने एक संदेश दिया। यह संदेश वायरल हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के एक प्रत्याशी को टिकट मिला है। लेकिन धनंजय सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो बड़ी संख्या में लोग उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें अपना रॉबिन हुड मानते, वह गरीबों की मदद भी करते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं लग रहा था कि चुनाव में कहीं ऐसा न हो कि कमजोर स्थिति रह जाए। इसी बीच में पता चलता है कि 2020 का एक मामला होता है। 10 मई 2020 का यह मामला है दोस्तों। मुजफ्फरनगर के रहने वाले होते हैं अभिनव सिंघल, जो कि नमामि गंगे परियोजना के प्रबंधक होते हैं। विक्रम सिंह ने उनका अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद इनको लेकर आते हैं धनंजय सिंह के आवास पर। यहाँ लाने के बाद धनंजय सिंह इनको पिस्टल दिखाते हैं और कहते हैं कि रंगदारी दीजिए, यानी कि उनसे वसूली करने की मांग करते हैं। इस मामले की रिपोर्ट है जो थाना होता है जौनपुर का, उस जौनपुर के थाने में इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद यह मामला कोर्ट में चला जाता है। एक मामला तो यह है जो कि अभिनव की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एक सोशल मीडिया पर एक उनकी वीडियो होती है जो लगातार वायरल हो रही होती है। वो कह रहे थे कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मुझे जबरदस्ती इसमें घसीटा जा रहा है और मुझे जबरदस्ती इसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैंने तो सिर्फ पत्र दिया था, उस पत्र के आधार पर एफआईआर बनाकर दर्ज कर ली जाती है और इसी मामले में इन्हें 6 मार्च 2024 को अदालत से 7 साल की सजा हो जाती है और 50,000 का जुर्माना भी हो जाता है। बताया जाता है कि अगर 2 साल से ज्यादा किसी को सजा हो जाती है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसमें एक तरफ यह भी दावे किए जा रहे हैं कि इनका राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा गया। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है यह कोर्ट का मामला है दोस्तों, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन धनंजय सिंह का साल 2009 के बाद जो राजनीतिक करियर बनाने के जितने भी सपने थे वो सपने लगातार चकनाचूर हो रहे थे। लेकिन ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है। यदि यह जेल में रहते हैं तो वह पत्नी को अपने इलेक्शन लड़ाने की कोशिश करते हैं, तो जेल से रहकर यह पब्लिक की सिंपैथी भी हासिल कर सकते हैं और हो सकता है कि इनकी पत्नी निर्दलीय हो, लगा लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन जाए। भविष्य में क्या होगा इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन राजनीति कभी किसी की कोई सगी नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले जब बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, तभी इसके बाद लखनऊ में अखिलेश यादव ने इनकी एक शादी समारोह में मुलाकात होती है और जैसे ही बताते हैं कि इनकी नजदीकियां थोड़ी ज्यादा बढ़ रही हैं, इन्हें सपा से भी टिकट मिल सकता है और इसी बीच में कोर्ट का फैसला आ जाता है तो इनके करियर पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह जाता है। एक तरफ से दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।